जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BSKG 178 बुक के दिसंबर 2024 के सोल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसका हम टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे एवरी क्वेश्चन को। इसका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसमें आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। इस प्रश्न पत्र को आप क्या है, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज किसी एक भाषा में भी अपना उत्तर देना है। आप अगर संस्कृत से शुरू करते हो तो पूरे क्वेश्चन का संस्कृत में देना है। पूरा क्वेश्चन पेपर एक ही लैंग्वेज में करना है, चाहे वो हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, किसी भाषा में भी आप कर सकते हैं। तो उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आपको कैसे करना है, निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक प्रश्न आपका 10 मार्क्स का है, तो टोटल आपके 50 मार्क्स हो जाएंगे। इसमें आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, 7 में से आपको 5 करने हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी आपको 5 करने हैं। एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, वो 40 का होगा। तो इसमें भी आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 7 में से आपको 5 करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या है, 2 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो इसमें 4 दिए गए हैं, 4 में से आपको 2 करने हैं। इस तरह आपका कुछ क्वेश्चन पेपर होगा। BSKG 178 बुक के ऑलरेडी हम आपको 2 प्रीवियस ईयर की सोल्ड क्वेश्चन पेपर और एक 1 शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी इसकी करवा चुका हूँ। इसके हमने टोटल 22 चैप्टर हैं, 22 के 22 चैप्टर की वीडियो हमने इसमें करवा रखी है, जिसमें 2 सोल्ड क्वेश्चन पेपर, एक 1 शॉर्ट वीडियो है। अब इस क्वेश्चन पेपर में हम बात करेंगे दिसंबर 2024 के सोल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और सब्जेक्ट की क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। सातों के सातों का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, प्राचीन भारतीय राजनीति विचार का परिचय देते हुए दंड नीति एवं धर्मशास्त्र पर प्रकाश डालिए। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध राजनीतिक परंपराओं में से एक माना जाता है। यह केवल राज्य शासन और सत्ता तक सीमित नहीं था, बल्कि धर्म, नैतिकता, न्याय, लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था जैसे व्यापक विषयों को भी समाहित करता था। वैदिक काल से लेकर मौर्य काल, गुप्त काल तक भारतीय राजनीतिक विचार निरंतर विकसित होते रहे। इस चिंतन का मुख्य उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि समाज में न्याय, शांति, अनुशासन और लोक कल्याण स्थापित करना था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मुख्यतः इसमें क्या था, धर्म, अर्थ और नीति पर आधारित था। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था किस पर आधारित थी, धर्म पर, अर्थ पर, नीति पर आधारित थी। इसी कारण राजा, राज्य, प्रजा और दंड व्यवस्था को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान इसमें प्राप्त था। तो ये हमारी इसका क्वेश्चन का परिचय था, जिसका हमने परिचय देखा। अब बात करते हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार का परिचय, जो कि एक एक करके इसको समझेंगे कि भारतीय राजनीतिक साहित्य का प्रमुख आधार कौन कौन से थे। तो इसमें सबसे पहले आता है इसमें वैदिक परंपरा, जिसमें क्या है, विधि, धर्म, न्याय, राजा और राज्य की भूमिका का उल्लेख मिलता है। फिर धर्म और धर्मशास्त्र, जिसमें राजधर्म, राजा के कर्तव्य, दंड, न्याय, सामाजिक मर्यादा आदि का उल्लेख मिलता है। फिर नीति और कूटनीति, विशेषकर महाभारत में शुक्र नीति में राज्य व्यवस्था और राजनीतिक कौशलता का वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र में क्या है, जैसे कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र ने राज्य राजनीति, प्रशासन, कूटनीति, गुप्तचर प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर आधारित वैज्ञानिक ग्रंथ को बनाया है। दंड नीति का इसमें परिचय दिया गया है। जो प्राचीन भारतीय राजनीति में दंड शब्द का अर्थ क्या है, सजा ही नहीं है, बल्कि शासन व्यवस्था और नियंत्रण से है। राजा को दंड का अधिकारी माना गया है। दंड ही राज्य का आधार है। दंड ही धर्म और न्याय सुरक्षित रखता है। तो दंड नीति का आधार क्या था, इसके बारे में बात करेंगे। अपराधों पर नियंत्रण करना, शासन को स्थिर और उपयोगी बनाना, प्रशासनिक अनुशासन करना, सेना और सुरक्षा व्यवस्था बनाना, राज्य की सीमाओं और संपत्ति की रक्षा करना। दंड नीति के प्रमुख तत्व क्या थे? दंड नीति के प्रमुख तत्वों में आता है दंड का प्रयोजन, दंड का उद्देश्य, दंड के प्रकार, दंड का सिद्धांत, अन्यायी दंड नहीं, धर्मशास्त्र का परिचय। तो दंड के तत्वों में बात करें तो दंड का प्रयोजन क्या होता है, जो कि राज्य व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखना और समाज के अधिकारों की रक्षा करना दंड का प्रयोजन होता है। दंड का उद्देश्य क्या होता है, अपराधी नहीं बल्कि समाज को सुधारना है और अपराधियों में अनुशासन उत्पन्न करना है, ये उसका उद्देश्य है। दंड के प्रकार में कौन कौन से होते हैं, आर्थिक, कारावास, देश निकाला, शारीरिक दंड इत्यादि। तो आर्थिक में जुर्माना लगाया जाए, कारावास में जेल में डाल दिया जाएगा, देश निकाला में राज्य से बाहर कर दिया जाएगा, शारीरिक दंड फिजिकल पनिशमेंट दी जाएगी। दंड का सिद्धांत क्या था, दंड अपराध की गंभीरता, अपराधी की स्थिति तथा परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। अन्यायी दंड नहीं, भारतीय राजनीतिक चिंतक में दंड का आधार सदैव धर्म और न्याय रहा है, अन्याय के आधार पर नहीं किया जा सकता। धर्मशास्त्र का परिचय की बात करें, धर्मशास्त्र का परिचय दिया गया है। धर्म राजनीति का नैतिक आधार था। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति आदि धर्मशास्त्र ग्रंथ राजनीतिक व्यवस्था नियमों में
विस्तृत रूप से प्रस्तुत करते हैं। धर्मशास्त्र के प्रमुख बिंदु क्या है? समाज की नैतिक और धार्मिक चेतना, राजा का राजधर्म, न्यायपालिका का स्वरूप, वर्ण व्यवस्था और दंड, कर व्यवस्था और दायित्व, परिवार और दंड। राजनीतिक शास्त्र में धर्मशास्त्र का महत्व क्या है? तो राजनीतिक शास्त्र में धर्मशास्त्र के महत्व के बारे में जानने हैं। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। दंड नीति को नैतिक और धार्मिक रूप प्रदान करता है। न्याय के सिद्धांत धर्म से प्रेरित होते हैं। राजा धर्म के संरक्षण हेतु माना गया है। प्रशासनिक कार्यों में धर्म मार्गदर्शक का सिद्धांत है। तो ये है। फिर आगे बात करते हैं, धर्म और दंड का संबंध क्या है? धर्म सामाजिक व्यवस्था स्थापित करता है, दंड उस व्यवस्था को सुरक्षित रखता है। तो धर्म क्या करता है? सामाजिक व्यवस्था है, इसको स्थापित करेगा, और दंड उस व्यवस्था को क्या है? सुरक्षित करेगा। तो धर्म रक्षति, तो धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं धर्म द्वारा सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है, मनु एवं कौटिल्य ने राजनीतिक चिंतन को स्पष्ट कीजिए। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु और कौटिल्य का महत्वपूर्ण स्थान था। दोनों विचारकों ने अपने अपने मत रखे थे। उन्होंने क्या शामिल किया था? राज्य, शासन, न्याय, दंड तथा राजा के कर्तव्यों के संबंध में अपने विचार रखे थे। दोनों का उद्देश्य राज्य में शांति, व्यवस्था और लोक कल्याण स्थापित करना था। फिर भी उनके दृष्टिकोणों में अंतर दिखाई देता है। मनु का चिंतन धर्म और नैतिकता पर आधारित है, वहीं कौटिल्य का चिंतन व्यवहारिकता और राज्य हित पर आधारित है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं मनु का राजनीतिक चिंतन क्या है। तो मनु का राजनीतिक विचार मनुस्मृति से मिलते हैं। मनु ने राजनीति को धर्म से जोड़कर देखा है। राज्य का इसमें सबसे पहले देखते हैं कि स्वरूप कैसा होगा। मनु के अनुसार राज्य का स्वरूप, राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है। सबसे पहला पॉइंट रखा। राजा का मुख्य उद्देश्य धर्म और न्याय की स्थापना करना है। राजा समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखेगा, दंड का प्रयोग करके दुर्जनों को नियंत्रित करता है। फिर अगला है इसमें राजधर्म। तो राजधर्म में क्या करेगा? राजा के लिए निम्नलिखित कर्तव्य हैं जो हमने लिखे हैं: न्याय करना, प्रजा की रक्षा करना, कर प्रणाली और न्यायपूर्ण संचालन करना, शांति और सुरक्षा, धर्म की स्थापना करना। नेक्स्ट इसमें आता है थर्ड, प्रशासनिक व्यवस्था। मनु ने प्रशासन में विभिन्न अधिकारियों की भूमिका को स्वीकार किया है, जैसे कि मंत्री को पुरोहित, सेना अधिकारी, न्यायाधीश आदि की नियुक्ति की है। कर, दंड, पुलिस व्यवस्था का उल्लेख किया है। गांव एवं नगर प्रशासन में ग्राम भोजक आदि अधिकारी भी हैं। फिर इसमें मनु में अगला क्या डिसाइड किया है? कानून और दंड भी बताए हैं। अपराधों हेतु निश्चित दंड दो। दंड का उद्देश्य अपराध एवं पाप में सुधार करना है। दंड से सामाजिक स्थिति बनी रहती है। तो मनु की राजनीति को नैतिकता और धर्म आधारित देखते हैं। फिर देखते हैं इसमें कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन कैसा था, कौटिल्य का क्या विचार थे। तो कौटिल्य ने, जिसे चाणक्य भी बोलते हैं कौटिल्य को, राजनीतिक विचार अर्थशास्त्र में वर्णित है। उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक, वैज्ञानिक तथा यथार्थवादी माना जाता है। तो कौटिल्य के अनुसार जो राज्य है वो सप्तांग सिद्धांत है। 7 अंग है, जैसे शरीर के अंग है वैसे ही ये काम करता है। इसमें स्वामी होता है जो कि राजा, अमात्य, मंत्री, जनपद, लोग, दुर्ग, इनका जो किला है वो, कोष, खजाना, सेना, ये इनके 7 अंग हैं। फिर इसमें मित्र आता है और राजा का स्वरूप। तो मित्र तक यहाँ तक इसके क्या है? 7 अंग है। फिर राजा का स्वरूप होता है। राजा सर्वोच्च शासक होता है। राजा को अनुशासित, नैतिकता और परिश्रमी होना चाहिए। राज्य की सुरक्षा, प्रजा का हित आवश्यक है। अब बात करते हैं इसमें कूटनीति क्या थी कौटिल्य की कूटनीति। और सबसे पहले इसमें हमने राजा का स्वरूप देखा, ये पॉइंट नहीं है, ये इसका है। राजा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? राजा सर्वोच्च शासक होना चाहिए, राजा को अनुशासित होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, राज्य की सुरक्षा एवं प्रजा हित आवश्यक होते हैं। फिर इसकी कूटनीति की बात करते हैं। कौटिल्य ने विदेश नीति के लिए 6 गुण सिद्धांत अपनाया है। तो 6 गुण नीति अपनाई है, जिसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संशय इसमें शामिल किया है। फिर कौटिल्य ने दंड नीति में क्या बताया है? कर एवं वित्तीय दंड व्यवस्था हो। दंड राज्य का आधार है। दंड अपराध के अनुपात में हो, कि कैसा अपराध है उसी के हिसाब से दंड हो। फिर अर्थव्यवस्था। तो आर्थिक विचार क्या थे? कौटिल्य ने आर्थिक विकास को राज्य की स्थिति का शक्ति का आधार माना है। उन्होंने बल दिया कि कर नीति, व्यापार, कृषि का विकास, गुप्त नीति, राज्य द्वारा उद्योग निर्माण पर बल दिया है। कौटिल्य की राजनीति की यथार्थवादी व्यवस्था जो व्यवहारिक है और शक्ति केंद्रित है। जो कौटिल्य की राजनीति है वो यथार्थवादी, व्यवहारिक और शक्ति केंद्रित है। इसका थर्ड पॉइंट देखेंगे, प्राचीन भारतीय गणतंत्र का परिचय देते हुए संघ साहित्य का वर्णन कीजिए।
जो प्राचीन भारतीय गणतंत्र है उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, परिचय देंगे कि उसका परिचय कैसे है। प्राचीन भारत में केवल क्या है, राजतंत्र नहीं था। अगर पुराने इतिहास की बात करें प्राचीन काल की, तो भारत में क्या है, ओनली राजतंत्र नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ क्या था, हमारे पास गणतंत्र भी देखने को मिलता था, लोकतंत्र भी देखने को मिलता था, संघ राज्य व्यवस्था भी थी। उस समय अनेक ऐसे राज्य थे जिनमें शासन में एक राजा के हाथ में न होकर सामूहिक नेतृत्व द्वारा चलाई जाती थी। इनके गुण संघ अथवा गणराज्य कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में इन गणराज्यों की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक परंपराओं का विकास बहुत पहले हो चुका था। तो ये इसका परिचय है इस क्वेश्चन का। अब इसकी गणतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। कई कुल या वर्ग मिलकर एक गण बनाते थे। गणपति बोलते थे, वो सर्वोच्च संचालक होता था। मतदाता द्वारा निर्णय लिए जाते थे। सामूहिक नेतृत्व था, राजा नहीं गण मुख्य था। राजा रूप में लोग, धर्म और न्याय प्रभावी थे। अब प्रमुख गणतंत्र कौन सा है? लिच्छवी, मल्ल, वज्जी संघ, शाक्य गण, जहाँ गौतम बुद्ध जन्मे थे। कुरु, पंचाल आदि ये इसके प्रमुख गणतंत्र में आते हैं। बौद्ध साहित्य में गणतंत्र का वर्णन दिया गया है कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय महापरिनिर्वाण सूत्र गणों में विस्तृत चर्चा करते हैं। गणतंत्र की संस्थाएं क्या थी? बौद्ध साहित्य के अनुसार गणतंत्र की संस्थाएं क्या थी? जिसे संघ सभा बोलते हैं, जो कि सर्वोच्च निर्णय संस्था थी। संघ संचालन था, जनता की अनुमति से। गणाध्यक्ष था, सभा द्वारा चुना गया था। कार्यपालिका परिषद थी, नीतियों का निर्माण करती थी। न्याय व्यवस्था, सामूहिक न्याय, बहुमत से निर्णय लिए जाते थे। बौद्ध ग्रंथों का महत्व क्या था? तो बौद्ध ग्रंथों का महत्व ये था कि लोकतांत्रिक परंपरा का प्रमाण था, सभा और समिति का ज्ञान था, परस्पर सहमति और संरक्षण का सिद्धांत था। बुद्ध स्वयं गणराज्य से परिचित थे। महापरिनिर्वाण सूत्र में लोकतांत्रिक प्रणाली का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये हमारे बौद्ध धर्मों के महत्व थे। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट। राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए राज्य के प्रकार पर प्रकाश डालिए। तो इसमें हमें क्या देखना है कि मानव समाज में शांति, सुरक्षा, न्याय और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की आवश्यकता अनुभव की गई। प्राचीन भारतीय चिंतकों ने राज्य को एक संगठित संस्था माना है, जिसका उद्देश्य प्रजा का कल्याण और धर्म की स्थापना करना था। कौटिल्य, मनु और अन्य विचारकों ने राज्य के स्वरूप और उसके विभिन्न प्रकारों पर विस्तृत वर्णन किया है। तो राज्य के स्वरूप को देखते हैं। सबसे पहले राज्य के स्वरूप। तो राज्य के स्वरूप की हमने डेफिनेशन देख ली। प्राचीन भारतीय दर्शन में राज्य का निर्माण, आवश्यकता, शुरू और धर्म की स्थापना हुई है। तो राज्य के मुख्य तत्व क्या है? तो राज्य के मुख्य तत्वों में आएगा जन, जिसे प्रजा बोलते हैं, जनपद, जिसे भूमि बोलते हैं, शासन, संप्रभुता, प्रशासन, न्याय, ये इसमें आते हैं। फिर इसके बाद कौटिल्य ने राज्य को एक सुदृढ़ संगठित संस्था माना है, जो प्रजा के हित में कार्य करती है। तो राज्य के प्रकारों को देखेंगे कि राज्य के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले प्रकार में देखते हैं राजतंत्र। राजा सर्वोच्च है। मनु, कौटिल्य ने इसको सर्वोत्तम बताया है। नैतिक राज्य पर बल देते हैं, इसे बोलते हैं राजतंत्र। फिर गणतंत्र और गणराज्य, जिसमें सामूहिक नेतृत्व होता है, सभा और समिति होती है, बौद्ध साहित्य में वर्णित होते हैं। फिर थर्ड होती है धर्मतंत्र। नैतिक शासन, धर्मशास्त्रों पर आधारित प्रशासन है। फिर समाजवाद और कल्याण राज्य, चौथा टाइप आता है इसका, जिसमें एक उच्च राजा के अधीन नियंत्रित समाज, आर्थिक समृद्धि का और उत्पादन होता है। पांचवा आता है मंडल सिद्धांत पर आधारित राज्य। पड़ोसी राज्यों के पारस्परिक संबंध, मित्रता और शक्ति संतुलन का आधार है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। अर्थशास्त्र के आधार पर मंडल नीति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सबसे पहले हमें अर्थशास्त्र देखना है, फिर इसके बेस पर मंडल नीति को देखना है। तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें राज्य प्रशासन, कूटनीति, युद्ध नीति, विदेश नीति का विस्तृत में वर्णन मिलता है। कौटिल्य की विदेश नीति सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसे कि मंडल नीति भी कहा जाता है, यह सिद्धांत राज्यों के पारस्परिक संबंध, शक्ति संतुलन पर आधारित है। तो इसमें मंडल नीति का अर्थ आपने देख लिया कि मंडल नीति का अर्थ है राज्यों का समूह या घेरा, जिसे क्या बोलते हैं, मंडल नीति के स्वरूप की बात करें, इसके अर्थ की बात करें तो कौटिल्य के अनुसार बात करें तो कोई भी राज्य अकेला नहीं होता, बल्कि उसके चारों ओर अन्य राज्य होते हैं। इन राज्यों के साथ मित्रता, शत्रुता, तटस्थता के आधार पर संबंध बनाए जाते हैं। तो कौटिल्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, इसमें एक सिद्धांत है, पड़ोसी राज्य सामान्यतः शत्रु होता है और शत्रु का पड़ोसी
मित्र होता है। यही मंडल सिद्धांत का मूल आधार है। तो मंत्रियों के प्रकारों के बारे में बात की गई। सबसे पहले मंत्रियों के प्रकार क्या है? तो प्रधानमंत्री होता है जो सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान होता है। पुरोहित और सचिव होते हैं जो कि धार्मिक और नीतिक के सलाहकार होते हैं। अमात्य जो कि मंत्री होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। कार्यकारी विशेष विभागों के प्रभारी होते हैं। और मंत्रियों के गुणों की बात की गई है कि ये मंत्रियों के गुण क्या है। मंत्रियों के गुण में बात करें तो सत्यवादी होना चाहिए, योग्यवान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, गोपनीयता बनाए रखने वाला होना चाहिए, प्रशासनिक दक्ष होना चाहिए। फिर इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को गलत लग रहा है यहाँ, नहीं ये नहीं आएगा, नहीं ये नहीं आएगा। इसमें क्या है, आपको कौटिल्य का प्रमुख सिद्धांत है जिसमें फिर मंडल नीति का स्वरूप देखना है। तो आप हेडलाइन डालेंगे मंडल नीति का स्वरूप। तो कौटिल्य ने राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहले कौन कौन सी श्रेणियों में विभाजित किया है। सबसे पहली श्रेणी आती है इसमें विजिगीषु। तो सबसे पहली श्रेणी में आती है विजिगीषु। तो विजिगीषु क्या होती है? वह राजा जो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, मंडल सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। दूसरा इसमें आता है अरी। अरी क्या होता है? शत्रु। विजिगीषु का पड़ोसी राज्य सामान्यतः विरोधी माना जाता है। थर्ड इसमें कौन से आते हैं मंडल नीति के स्वरूप में? तो विभिन्न श्रेणियों में इसने विभाजित किया है। तो राज्यों के विभिन्न श्रेणी कौन सी है उनके बारे में बात हो रही है। फिर इसमें आता है अरी के बाद मित्र। शत्रु का पड़ोसी राज्य है, विजिगीषु का सहयोगी होता है, मतलब मित्र देश होता है। फिर फोर्थ हमारा इसमें आता है अरी मित्र। शत्रु का मित्र अरी मित्र होता है। पांचवा इसमें आता है मित्र मित्र, तो मित्र का मित्र होता है। छठा इसमें आता है हमारा अरी मित्र, जिसमें शत्रु के मित्र का मित्र होता है। सातवां इसमें हमारा कौन सा आता है? मध्यम राज्य। शक्तिशाली राज्य, दो राज्यों पक्षों को प्रभावित कर सकते हैं। फिर इसमें हमारा आठवां आता है लास्ट, आठवां और लास्ट क्या है? उदासीन राज्य। जो राज्य पक्ष में सीधे शामिल नहीं होता, तटस्थ भूमिका निभाता है। तो ये राज्यों की कुछ श्रेणियां थी जो कि हमने देखी है। अब देखते हैं मंडल सिद्धांत के प्रमुख तत्व क्या है। तो मंडल सिद्धांत के प्रमुख तत्वों की बात करेंगे तो इसमें पहला तत्व क्या है मंडल सिद्धांत के प्रमुख तत्वों में? शक्ति संतुलन। राज्यों को अपने शत्रुओं और मित्रों के बीच में संतुलन बनाना चाहिए। दूसरा इसमें आएगा कूटनीति। युद्ध के स्थान पर बुद्धिमत्ता और कूटनीति का उपयोग करना चाहिए। इसमें थर्ड आता है राज्य हित सर्वोपरि। राजा को हर निर्णय राज्य हित को ध्यान में रखकर लेने चाहिए। तो राजा के जो भी निर्णय होंगे वो राज्य हित को देख कर रहे होंगे। फोर्थ इसमें आता है परिस्थिति आधारित नीति। मित्र या शत्रु स्थायी नहीं होते, परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। तो ये इसके प्रमुख तत्व हैं। फिर मंडल नीति और साढ़े गुण नीति के बारे में बात करेंगे कि कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के साढ़े गुण नीति का भी प्रयोग बताया है। तो साढ़े गुण नीति का प्रयोग क्या है, इसमें हेडलाइन डाल लेना कि मंडल नीति और साढ़े गुण नीति, जिसमें संधि करना, विग्रह करना, विग्रह करना होता है युद्ध करना, संधि करना होता है संधि करना। यान, यान क्या होता है? युद्ध की तैयारी करना। आसन, तटस्थ करना। संश्रय, शक्तिशाली राज्य का संरक्षण लेना। द्वैधिभाव, एक से संधि दूसरे से संघर्ष। इन नीतियों का प्रयोग मंडल में के विभिन्न राज्यों के साथ संबंध में किया जाता है। तो ये इसके तत्व थे। अब मंडल नीति का महत्व की बात करेंगे कि मंडल नीति के क्या महत्व है। तो इसमें पहली आता है राजनीतिक महत्व है। दूसरा इसमें आता है कूटनीतिक महत्व है। तीसरा हमारा इसमें आता है कि सामरिक महत्व है। सामरिक महत्व क्या होता है? युद्ध और शांति दोनों परिस्थितियों में उपयोगी होती है। शक्तिशाली संतुलन बनाए रखते हैं, शक्ति का संतुलन बना रहता है। फिर इसके आधुनिक महत्व की बात करेंगे। चौथा इसका महत्व क्या है? आधुनिक महत्व। आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन, सामरिक साझेदारी, क्षेत्रीय गठबंधन जैसी उदाहरणें कौटिल्य की मंडल नीति से मिलती हैं। तो ये हमने इसके महत्व को देखा। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। अगला है इसका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या बोलता है कि प्राचीन काल की ग्रामीण व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था मुख्यतः क्या थी? कृषि आधारित थी। इसलिए गांव समाज और राज्य की सबसे महत्वपूर्ण इकाई माने जाते थे। उस समय अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। कृषि और पशुपालन तथा हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे। तो आजीविका का प्रमुख साधन क्या थे? कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प थे। प्राचीन भारतीय गांव प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर था। वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं था। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे हम गाँव के स्वरूप को। तो प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था में सबसे पहला रूप आता है ग्राम का स्वरूप कैसा है। प्राचीन भारत में ग्राम समाज की मूल इकाई था। गाँव में कृषि उत्पादन, जीवन क्या था? सरल और संगठित था। प्रत्येक गांव अपनी प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था होती थी। गांव एक प्रकार के लघु गणराज्य थे
वह अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेते थे। तो ये गांव का स्वरूप था। दूसरा, ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन सुव्यवस्थित और एक संगठित क्या था, इकाई थी, जिसमें ग्रामीणी होता था। ग्रामीणी क्या है, गांव का प्रमुख अधिकारी या ग्राम भोजक। ग्राम भोजक क्या थे, गांव का प्रमुख था। पंचायत होती थी जो कि न्याय और प्रशासन के कार्य करती थी। लेखपाल होता था जो राजस्व और अभिलेख करता था। तो ये हमारे क्या थे, ग्राम प्रशासन था। अब थर्ड इसका देखेंगे, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी इसकी। कृषि मुख्य व्यवसाय था, सिंचाई, कृषि, हस्तशिल्प, ये मुख्य आर्थिक रोजगार या आर्थिक व्यवस्था थी हमारी, जिसमें पशुपालन भी शामिल था। कृषि उत्पादन करके कर भूमि के बदले दिए जाते थे। फोर्थ इसमें आता है, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। वर्ण व्यवस्था थी, धार्मिक जीवन था, शिक्षा में जो गुरु शिष्य प्रणाली का प्रचलन था। फिफ्थ इसमें आता है, कर व्यवस्था कैसी थी। भूमि कर था, फल कर था, पशुधन कर था, इस प्रकार के कर इसमें लगाए जाते थे। फिर बात करते हैं सुरक्षा की। तो सुरक्षा कैसी थी, जो ग्रामीण सेना थी, चौकीदार था, सीमा सुरक्षा, ये इस प्रकार की क्या थी, हमारे पास सुरक्षा थी। तो गांव पूर्णतः क्या था, आत्मनिर्भर था, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं था। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मंडल सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मंडल सिद्धांत को हमने ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। मंडल क्या है, विदेश नीति वाला होता है। तो मंडल का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसमें राजा को अपने पड़ोसी राज्य को शत्रु और शत्रु के पड़ोसी को मित्र बनाने की नीति समझाई गई है। तो इसके तत्व क्या है, विजिगीषु, अरि, मध्यम, उदासीन, मित्र, अरिमित्र और मित्र मित्र, पारदर्शी ग्रह, आक्रंद। इसमें नेक्स्ट है पारदर्शी, ग्रह मित्र, आक्रंद मित्र, युद्ध का सहयोगी, कूटनीति उपाय, ये हमारे इसके क्या हैं, मंडल के तत्व हैं। फिर आगे बात करेंगे युद्ध और संधि की नीति, संधि और विग्रह, शक्ति संतुलन, गुप्तचर तंत्र, ये इसमें। और वर्तमान इसके महत्व क्या है, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय नीति में शक्ति संतुलन सिद्धांत समान है, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में उपयोगी है। तो ये क्वेश्चन पहला हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, जिसके साथ के साथ पार्ट हमने कर दिए हैं। इजीली इसके पॉइंट टू पॉइंट को समझा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसके भी 7 पार्ट है, इसके भी 7 पार्टों का सोल्यूशन देखेंगे। इसमें पहला है, प्राचीन भारत के इतिहास में राजनीतिक विचार के स्रोत विस्तार पूर्वक बताइए। प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन बहुत ही समृद्ध, व्यापक और दार्शनिक दृष्टि से बहुत ही परिपूर्ण रहा है। भारतीय राजनीतिक विचार केवल राज्य शासन और सत्ता तक सीमित नहीं थे, बल्कि इसमें क्या थी, धर्म था, नैतिकता, न्याय, लोक कल्याण, प्रशासन तथा आर्थिक व्यवस्था का भी समावेश था। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों की जानकारी विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक ग्रंथों से प्राप्त होती है। ये ग्रंथ प्राचीन भारत की शासन व्यवस्था, राज्य के कर्तव्यों, न्याय प्रणाली के राज्य के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। तो इसमें राजनीतिक विचारकों के स्रोत के बारे में बात करेंगे कि इसमें स्रोतों में आता है सबसे पहले वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों का सबसे प्राचीन स्रोत रहे हैं। इसमें ऋग्वेद में सभा, समिति, राजा और प्रजा के संबंधों का उल्लेख मिलता है। राजा को जन का पालक, जिसे जनता का रक्षक कहा गया है। सभा, समिति, विदत आदि संस्थाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकेत देती हैं। तो ऋग्वेद में सभा, समिति का, विदत जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। राजा को प्रजा का संरक्षक बोला गया है। तो इस प्रकार ये वैदिक साहित्य के बारे में बताया गया है। फिर बात करते हैं इसमें उपनिषदों के बारे में। उपनिषद क्या थे, दार्शनिक ग्रंथ थे, किंतु इनमें राजनीतिक चिंतन के नैतिक आधार भी इसमें निहित है। शासन का आधार धर्म और नैतिक होना चाहिए। जो शासन का आधार है वो क्या होना चाहिए, धर्म और नैतिक होना चाहिए। उपनिषदों के हिसाब से राजा का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि समाज में न्याय और सदाचार स्थापित करना था। शासक को आत्म संयमी और सत्यनिष्ठ और लोक कल्याणकारी होना चाहिए। तो उपनिषदों के हिसाब से सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, राज्य की नैतिक व्यवस्था होनी चाहिए, राज्य का उद्देश्य धर्म होना चाहिए। तो ये उपनिषद है। फिर बात करते हैं इसमें स्मृतियों के बारे में, जिसमें मुख्यतः क्या है, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति है। तो स्मृतियाँ प्राचीन भारतीय राजनीति और विधिक चिंतन का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रमुख स्मृतियाँ हमारी कौन कौन सी, जो कि इसमें ऑलरेडी बता दी गई है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य और नारद स्मृति इसमें आती हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताओं में दंड नीति का आधार है, राजा की 18 दोष हैं, न्याय व्यवस्था के सिद्धांत है, कर व्यवस्था का स्वरूप है, इसमें शामिल किया गया है। तो इसके राजनीतिक महत्व के बारे में बात करूँ तो राजा के अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन करता है, न्याय व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है, कर प्रणाली और प्रशासनिक संगठन का उल्लेख मिलता है, दंड व्यवस्था के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। तो अगला नेक्स्ट हमारा है इसमें महाकाव्य।
महाकाव्य जो कि रामायण और महाभारत से लिया गया है। रामायण में क्या बताया गया है कि राम राज्य को आदर्श शासन व्यवस्था का प्रतीक माना गया है। राजा और प्रजा के बीच में विश्वास, न्याय और कल्याणकारी संबंधों पर बल दिया गया है। शासन में नैतिकता और धर्म का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है, तो इसे बोलते हैं रामायण। और महाभारत में क्या है, विशेष रूप से शांति पर्व में राजधर्म का विस्तृत वर्णन मिलता है। राजा के कर्तव्य, दंड नीति, युद्ध नीति, कूटनीति की चर्चा की गई है। राज्य और शासन के व्यवहारिक पक्षों का विश्लेषण किया गया है। तो ये हमारे महाकाव्य थे जिसमें रामायण और महाभारत है, इसका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है इसमें अर्थशास्त्री साहित्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक ग्रंथ माना जाता है। प्रमुख विषय इसमें क्या क्या थे, सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, गुप्तचर व्यवस्था, कर, वित्त, युद्ध, विदेश नीति, दंड नीति इसमें शामिल थे। ये इसमें प्रमुख विषय थे जिनको शामिल किया गया था। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में शामिल किया था। तो कौटिल्य ने राजनीति को एक व्यवहारिक और वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया है। सिक्स्थ इसमें आएगा हमारा बौद्ध जैन साहित्य। तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में सबसे प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसमें गणतंत्र प्रणाली का वर्णन है, बुद्ध का धर्मराज है, अहिंसा आधारित राजनीति है, महाजनपद राज्य का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो बौद्ध जैन साहित्य है। अगला है पुराण और अन्य ग्रंथों के बारे में बात की गई है। पुराणों में विभिन्न राजवंशों, राजाओं और शासन व्यवस्थाओं का वर्णन मिलता है। इसमें प्रमुख योगदान क्या रहा है कि राजाओं की उत्पत्ति हुई है, धर्म आधारित राजधर्म है, विभिन्न राजवंशों का शासन तंत्र हमें देखने को मिला है। तो राजधर्म की व्याख्या की गई, राजा की उत्पत्ति भूमिका का वर्णन है, धर्म आधारित शासन व्यवस्था पर बल दिया गया है, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी दी गई है। ये इसका निष्कर्ष होगा। इन सभी स्रोतों ने प्राचीन भारतीय राजनीति को केवल शक्ति का साधन नहीं बल्कि एक धर्म संबद्ध, नैतिक और सामाजिक संस्था के रूप में स्थापित किया है। इसका सेकंड पार्ट है सप्तांग सिद्धांत क्या है। सप्तांग सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन मुख्य रूप से कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य कोई निर्जीव संस्था नहीं बल्कि ऐसी जीवित शरीर की तरह है जिसके साथ अवश्य अंग होते हैं। यदि ये मजबूत अंग संतुलित हो और तो ये क्या करते हैं, राज्य को शक्तिशाली और स्थिर और सफल बनाते हैं। तो ये सप्तांग सिद्धांत का परिचय था। अब सिद्धांत के अंग के बारे में जानते हैं कि सप्तांग के अंग क्या क्या होते हैं। पहला अंग स्वामी। तो स्वामी जिसे राजा बोलते हैं, तो राज्य का प्रमुख होता है, धर्मपालन और प्रजा कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है। इसके गुण होते हैं धैर्य, साहस, सत्य, आत्मानुशासन और विवेक। दूसरा होता है अमात्य, जो कि इसके मंत्री होते हैं, प्रशासनिक कार्यों में सहयोगी होते हैं, कौशल, शिक्षा, ईमानदारी आवश्यक होती है, मंत्रणा, राजनीति, युद्ध और अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो अगला है थर्ड इसमें जनपद। भूमि, प्रजा, आर्थिक व्यवस्था इसमें इंक्लूड होती है। उपजाऊ भूमि, जल संसाधन, मार्ग और व्यापार आदि इसमें आते हैं। चौथा इसमें आता है दुर्ग, जो कि किले होते हैं, राज्य की सुरक्षा का आधार है। प्राकृतिक, कृत्रिम और मिश्रित दुर्ग हैं, शत्रुओं से रक्षा हेतु शासकीय प्रशासन और केंद्र है। पांचवा अंग है इसका कोष, राज्य की वित्त, कर, व्यापार, खनिज आय। कौटिल्य के अनुसार सशक्त कोष शक्तिशाली राज्य है। छठा इसमें आएगा हमारा दंड, जो कि होता है सेना होती है, आयुध एवं सेना, मित्र सेना, श्रेणी सेना, रथ, गज, अश्व, पद्धति आदि ये आयुध सेना होती है इनकी। राज्य की शक्ति का अंतिम साधन है। सातवां इसमें आता है मित्र, विदेश नीति का आधार है, समान हित वाले मित्र राज्य, शांति, सहायता में व्यापार की सुविधा। तो ये सप्तांग सिद्धांत का आप देखेंगे महत्व। ये प्रकार कितने 7 अंक है, अब देखेंगे सप्तांग सिद्धांत का महत्व क्या है। तो राज्य की आंतरिक स्थिरता, प्रशासनिक ढांचे की रक्षा, आधुनिक राज्य के तत्वों की समानता करता है। यह सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीति के व्यवहारिक स्वरूप को व्यक्त करता है। थर्ड इसमें आता है रामायण महाकालीन नगर सभा का वर्णन करना है। हमें रामायण महाभारतकालीन नगर सभा की, रामायण काल के दौरान, महाभारत काल के दौरान नगर सभा कैसी थी। तो उस टाइम प्राचीन भारत में नगर सभाएं शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग थी। रामायण और महाभारत काल में राजा के साथ साथ सभी परिषदों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये सभाएं शासन, न्याय, प्रशासन, लोक कल्याण से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करती थी। इनके माध्यम से प्रजा की राय शासन तक पहुंचती थी, राजा को उचित परामर्श प्राप्त होता था। तो ये नगर सभा का परिचय था। अब जानते हैं रामायणकालीन सभा कैसी थी।
रामायणकालीन नगर सभा, रामायण में नगर सभा, मंत्री सभा, प्रजा आदि इसमें वर्णित हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी रामायणकालीन नगर सभा की? नगर सभा में नगर के प्रमुख विद्वान व्यापारी प्रमुखों की सहभागिता होती थी, राजा की सलाह ली जाती थी, सभा में राज्य व्यवस्था, प्रशासन और सुरक्षा पर निर्णय लिए जाते थे। जनमत का सम्मान था, राजा को प्रजा की भावनाओं का ध्यान रखना था, लोक कल्याण के पक्ष में थे, दान धर्म शिक्षा कर न्याय व्यवस्था थी। मंत्री प्रजा की सलाह, राजा को नीति और प्रशासन ये बताए जाते थे। तो ये हमारा इसमें क्या है कि मंत्रियों की सलाह ली जाती थी। राम राज्य का प्रशासन परामर्श आधारित है, न्यायपूर्ण और प्रजा हित शासक था। अब जानते हैं महाभारतकालीन सभा के बारे में। तो महाभारत सभा क्या थी? राजनीति का विस्तृत और व्यवहारिक चित्रण थी। तो इनकी विशेषताएं क्या थी? महाराजा युधिष्ठिर की सभा, विदुर, भीष्म, कृष्ण, द्रोण जैसे सदस्य इसमें शामिल थे। उच्च प्रशासनिक निर्णय लिए जाते थे, जैसे कि युद्ध, संधि, दूत, सेना, कर, नीति आदि इसमें फैसले लिए जाते थे। सभा का राजनीतिक वर्णन क्या था? न्याय तथा विभिन्न निर्णय लेना। 5वां, धर्म आधारित शासन क्या था? राजा धर्मानुसार निर्णय करता था, कोई भी निर्णय धर्मानुसार लिए जाते थे। प्रजा हित सर्वोपरि, राजा को उपकार धर्म के अनुसार दिए जाते थे। तो प्रजा हित में सर्वोपरि रखा जाता था कि सबसे पहले इसमें जन कल्याण करना था। नगर सभाओं का महत्व क्या क्या था? राजनीतिक चेतना का विकास करना, लोकतांत्रिक परंपरा के बीच प्रशासनिक रूप से सुव्यवस्थित शासन। तो सबसे पहले इसमें प्रमुख महत्व की बात करें तो राजनीतिक चेतना का विकास करना, जन भागीदारी को बढ़ावा देना, राजा पर नैतिक नियंत्रण करना, प्रशासनिक निर्णयों में सहयोग करना, न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, लोक कल्याणकारी शासन की स्थापना करना। ये क्या है? नगर सभाओं के महत्व थे। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। दूसरे का 4 देखेंगे, धर्म के स्रोत, इन्हें विस्तार से बताना है। तो प्राचीन भारतीय समाज, राज्य और शासन व्यवस्था का मूल आधार धर्म था। यहाँ धर्म का अर्थ केवल 5 पूजा पाठ करना, धार्मिक कर्मकांड नहीं था, बल्कि इसमें क्या है? नैतिकता, कर्तव्य, न्याय, सामाजिक व्यवस्था का कानून भी शामिल थे। धर्म समाज में अनुशासन, न्याय और लोक कल्याण स्थापित करने का माध्यम माना जाता था, इसलिए धर्म के स्रोतों का विशेष महत्व था। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य समिति तथा अन्य धर्मशास्त्रों में धर्म के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख मिलता है। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म वह सिद्धांत है जो समाज में व्यवस्था, नैतिकता और समाज कल्याण को बनाए रखता है। तो ये हमारा धर्म का अर्थ है। प्राचीन विचारधाराओं, प्राचीन भारतीय समाज और राज्य की नींव धर्म पर आधारित थी। धर्म के स्रोत क्या क्या हैं वो देखेंगे। तो धर्म के स्रोतों में सबसे पहले मनुस्मृति के आधार पर देखेंगे कि मनुस्मृति व अन्य स्मृति के आधार पर धर्मों के 4 स्रोत हैं, जो कि है श्रुति। अगला है इसमें श्रुति के बाद कौन सा आता है? स्मृति। स्मृति के बाद कौन सा है? सदाचार। सदाचार के बाद आत्मदृष्टि। ये हमारे क्या है? मनुस्मृति के हिसाब से धर्म के प्रमुख स्रोत बताए गए हैं। और धर्म के प्रमुख स्रोत वैसे क्या है बिना मनुस्मृति के? नैतिक, सामाजिक और विधि, ये धर्म के प्रमुख स्रोत हैं। फिर मनुस्मृति और अन्य स्मृति है, उनके आधार पर धर्म के 4 प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें श्रुति है। श्रुति में कौन से आते हैं? वेद, सर्वोच्च प्रामाणिक स्रोत, जीवन और शासन का अंतिम मार्ग दर्शाते हैं। स्मृति की बात करें तो स्मृति में कौन से आते हैं? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि आते हैं। सामाजिक व्यवस्था, दंड नीति, राजधर्म, कर व्यवस्था, इस वर्ण व्यवस्था इसमें शामिल होती है। सदाचार में क्या क्या आते हैं? लोक व्यवहार आते हैं, विद्वान और श्रेष्ठ जनों का आचरण आता है, समाज में स्वीकृत परंपराएं आती हैं। और आत्मतुष्टि और आत्म तृप्ति में क्या आता है? व्यक्तिगत विवेक होता है, नैतिक बोध होता है, अन्य स्रोत इसमें उपलब्ध न हो। जब तक अन्य स्रोत उपलब्ध न हो तो ये आत्मतुष्टि और आत्म तृप्ति के अंदर आते हैं। इसमें अन्य स्रोतों की बात करें तो अन्य स्रोत में पुराण, निर्णय, धर्मसूत्र, राज्य के आदेश इसमें आते हैं। तो इसमें सदाचार के तत्व हो गए, आत्मदृष्टि हो गई। फिर इसमें धर्म के अन्य स्रोतों की बात की, जिसमें हमने पुराण, धर्मसूत्र देखे, न्यायिक निर्णय देखा, राज्य शासन देखा, धर्मसूत्र, राजा के आदेश देखे। अब धर्म स्रोतों के महत्व को देखेंगे। धर्म स्रोतों के महत्व क्या है? तो धर्म स्रोतों के प्रमुख महत्व में बात करूँ तो नैतिक जीवन का मार्गदर्शन है, सामाजिक व्यवस्था इसमें आती है, इसकी स्थापना करना, न्याय और कानून का आधार है, राजधर्म का निर्धारण है, लोक कल्याण की भावना का विकास है, समाज में शांति और स्थिरता को बनाए रखता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5, राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत दीजिए। ये क्वेश्चन बार बार ये क्या है? रिपीट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। समाज में शांति व्यवस्था,
न्याय बनाए रखने के लिए राजा की आवश्यकता मानी गई। इसी कारण प्राचीन विचारकों ने राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार राजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता था और दैवी शक्तियों से युक्त उसे शासक माना जाता था। राजा की दैवी उत्पत्ति का अर्थ आपने जान लिया होगा क्या होता है कि दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राजा की सत्ता और अधिकार ईश्वर से प्रदान किए गए हैं, इसलिए राजा का पद पवित्र माना गया है और उसकी आज्ञा का पालन प्रजा का कर्तव्य समझा गया है। अगर कम शब्दों में समझे तो राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य धर्म, न्याय, सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना है। तो ये इसका परिचय था। तो इसमें कुछ मुख्य बिंदु है दैवी उत्पत्ति सिद्धांत पर आधारित थे। तो इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसकी शक्ति दैवी है, उसका सम्मान अनिवार्य है, प्रजापालन से समाज को स्थिर और न्यायपूर्ण बनाना है। अब बात करते हैं मनु के अनुसार दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। तो मनु के अनुसार राजा में विभिन्न देवताओं के गुण निहित होते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, आप ये थोड़े पॉइंट कम लिख रखे हैं, मैं छोटा आपकी, ताकि आपको इसमें शॉर्ट व्यू दे सकूँ, तभी एग्जाम में लिख सकूँ। लेकिन आपको क्या लिखना है इसमें, मनु के अनुसार राजा में विभिन्न देवताओं के गुण निहित है। इंद्र का पराक्रम है, सूर्य का तेज है, अग्नि की शक्ति है, यम का न्याय है, वायु की गति है, चंद्रमा की शीलता है, वरुण का अनुशासन है, कुबेर की धन संपदा संबंधी इसमें क्षमता है। इसमें फिर बात करते हैं राजा के कार्य क्या हैं। तो राजा के कार्य की बात करूँ तो राजा का कार्य है धर्म रक्षा करना, दंड व्यवस्था करना और प्रजा का पालन करना है। इसके उद्देश्य क्या है, राजा के उद्देश्य क्या है, शासन को नैतिक आधार देना, राजा की आज्ञा का सम्मान करना। इसका उद्देश्य ये था कि राजा को दैवी शक्तियों के बराबर इसलिए माना गया था क्योंकि वो ताकि शासन को नैतिक आधार दे सके, राजा की आज्ञा का सम्मान कर सके, क्योंकि दैवी एक ईश्वर उसके ऊपर है, क्योंकि दैवी एक ईश्वर उसके ऊपर है। तो इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है वो बताएंगे। राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, राजा की सत्ता दैवी है, प्रजा का कर्तव्य है, धर्म का संरक्षक है, न्याय की स्थापना है। तो ये क्या थे। अब इसके उद्देश्य भी हमने देख लिए, जैसे कि कर्तव्य बोलते हैं। फिर इसका महत्व देख लिया कि इसके महत्व क्या होते हैं। तो इसके महत्व को देखने के बाद इसमें यह सिद्धांत राजा को अधिकार, शक्ति और शासन को स्थिरता प्रदान करता है, साथ ही उसमें नैतिक रूप से उत्तरदायी भी बनाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने इसको देखा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 6। मनुस्मृति में कर व्यवस्था के बारे में विस्तृत बताना है हमें। तो प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में टैक्स, जिसे कर बोलते हैं, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। राज्य के प्रशासन में सुरक्षा, न्याय और लोक कल्याण संबंधी कार्यों के संचालन के लिए राजस्व की आवश्यकता होती थी। मनुस्मृति में कर का विस्तृत एवं व्यवस्थित वर्णन मिलता है। मनु ने कर संग्रह को राज्य की आवश्यकता माना, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि कर वसूली न्याय संगत, प्रजा की क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। तो मनुस्मृति में कर व्यवस्था है, उसका स्वरूप देखेंगे कि क्या क्या है। तो मनु के अनुसार कर संग्रह का उद्देश्य प्रजा का शोषण नहीं, बल्कि राजा और समाज का सुचारू संचालन करना है। तो मनुस्मृति में कर प्रणाली के संबंध में अत्यंत सुव्यवस्थित नियम मिलते हैं। तो उसके क्या क्या मुख्य बिंदु है उसको देखेंगे। तो राज्य का आधार क्या है, अर्थ और राजस्व है। कर का स्वरूप कैसा होना चाहिए, आय के अनुसार निम्न होना चाहिए कि कृषकों से 1/6 और 1/12 हिस्सा लिया जाना चाहिए। व्यापारी से वस्तु पर कर लिया जाना चाहिए, व्यावसायिक वर्ग पर कर लिया जाना चाहिए। कर संग्रह के नियम क्या थे, न्याय संगत थे, बिना अत्याचार के और समय पर लिया जाना चाहिए। उत्पादन के अनुसार कर संग्रह किया जाना चाहिए। कर व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, राज्य को चलाना, सुरक्षा करना, न्याय करना, कल्याण करना। दंड, कर चोरी पर कठोर दंड दिया जाता था। तो ये क्या है, कर का स्वरूप था जो कि हमने देखा है। तो राज्य की आय के प्रमुख स्रोत क्या थे उस टाइम प्राचीन काल में, कृषि, व्यापार, पशुधन, वन एवं खनिज आय, दंड और जुर्माने, सीमा शुल्क इत्यादि क्या थे, राज्य की आय के स्रोत थे। इसमें करों की दर भी डिसाइड की गई थी, जो कि हमने यहाँ पर बताई है। कृषि कर पर, व्यापार कर पर, व्यवसायिक कर पर। फिर कर संग्रह के नियम या सिद्धांत बोल सकते हो कि न्यायपूर्ण कराधान होना चाहिए, क्षमता के अनुसार हो, अत्याचार निषेध हो, समय पर संग्रह हो। फिर कर व्यवस्था के उद्देश्य बताए हैं कि क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। राजा प्रशासन का संचालन करता है, सेना सुरक्षा करता है, न्याय देता है, लोक कल्याण के कार्य करता है, सड़क, सिंचाई, अन्य सार्वजनिक सुविधाएं देता है। कर चोरी करने वाले को दंड की व्यवस्था भी इसमें बताई गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, मनुस्मृति कर व्यवस्था की विशेषता क्या थी। न्यायपूर्ण कराधान देना, आय और उत्पादन के अनुसार करना, प्रजा के हितों की रक्षा करना, राज्य और समाज का विकास पर बल देना, कर संग्रह में नैतिकता और संतुलन करना। तो ये इसके क्या थी, विशेषताएं या महत्व बोल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे के 7वें के निक्षेप के बारे में विस्तारपूर्ण हमें समझाना है। तो प्राचीन भारतीय न्याय और आर्थिक व्यवस्था में निक्षेप, जिसे डिपॉजिट बोलते हैं, का महत्वपूर्ण स्थान था।
निषेध का अर्थ है किसी वस्तु को सुरक्षित रखने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना। तो निषेध का अर्थ हमने समझ लिया कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी धन संपत्ति वस्तु को सुरक्षा हेतु किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास रखना। यह व्यवस्था आपसी विश्वास, उत्तरदायित्व और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थी। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निषेध संबंधी नियमों का विस्तृत वर्णन मिलता है। अब जानते हैं निषेध का अर्थ क्या है। निषेध का अर्थ को हमने देख लिया है। निषेध के प्रकारों के बारे में जानेंगे। निषेध के प्रकार क्या हैं। सबसे पहले स्थावर निषेध। स्थावर निषेध से आशय ऐसी संपत्ति से है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। उदाहरण के तौर पर भूमि, भवन, घर, खेत, ये क्या है, स्थावर निषेध होते हैं। दूसरा इसमें टाइप आता है जंगम निषेध। जंगम निषेध में वस्तुएं आती हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सोना, रत्न, वस्त्र, पशु, धनराशि, आभूषण, इस प्रकार क्या है, ये इसके उदाहरण हैं। अब निषेध की क्या विशेषताएं हैं। ये क्या था, विश्वास पर आधारित व्यवस्था थी। निषेध स्वीकारकर्ता का दायित्व था कि वस्तु की सुरक्षा करे, सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, हानि या चोरी होने पर क्षतिपूर्ति दे। उसका उत्तरदायित्व था कि चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसकी लापरवाही के कारण ना हो, उसकी हानि या चोरी की क्षतिपूर्ति का ध्यान रखें। निषेध की वापसी, तो इसमें मालिक की मांग पर अनिवार्य थी। वस्तु के जब निषेध करता अपनी वस्तु वापस मांगे तब निषेध स्वीकार करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य था कि वह वस्तु तुरंत लौटा दे। वस्तु लौटाने से इनकार करने पर उसे अपराध माना जाता था। निषेध से संबंधित कुछ न्याय व्यवस्था भी थी। इसमें मनुस्मृति और अर्थशास्त्र दोनों में इसके नियम वर्णित है। सबसे पहला प्रमाण का महत्व था इसमें कि प्रमाण की आवश्यकता थी। निषेध संबंधी मामलों में प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक माना गया था। प्रमाण के रूप थे लिखित दस्तावेज, गवाह, अन्य साक्ष्य, तो ये प्रमाण की आवश्यकता थी। फिर साक्ष्य व्यवस्था थी कि यदि निषेध को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाए तो न्यायालय गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर इन्हें निर्णय लिया जाता था, तो ये साक्ष्य व्यवस्था थी। फिर झूठ बोलने पर दंड था। यदि कोई व्यक्ति झूठा दावा करे, वस्तु वापस करने से इनकार करे, गलत साक्ष्य प्रस्तुत करे तो उसे दंडित किया जाता था। अब निषेध के महत्व के बारे में बात करें तो लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करना, आर्थिक लेन देन में विश्वास बनाए रखना, न्यायपूर्ण व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना, विवादों के समाधान हेतु कानूनी आधार प्रदान करना, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, ये इसके महत्व थे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से 2 पर टिप्पणी करनी है। पहले राजा के गुण बताने हैं, फिर मत्स्य न्याय देखना है, फिर 60 गुण सामाजिक व्यवस्था को देखना है। इन पर टिप्पणी करनी है। छोटा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें राजा के गुण, एक इस पर टिप्पणी करनी है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजा को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया था। राजा केवल शासन करने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि वह प्रजा का संरक्षक था, न्याय का पालन करता था, धर्म का संरक्षक था और लोक कल्याण का वाहक माना जाता था। इसलिए मनु, कौटिल्य, महाभारत, रामायण और वेदों में राजा के अनेक गुण बताए गए हैं। उनका मानना था कि जैसा राजा होगा वैसा ही राज्य होगा। तो राज्य के गुण बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक आदर्श राजा का स्वरूप कैसा है वो देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय विचारकों ने राजा में बहुत सारे गुण बताए हैं। तो राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए। सत्यप्रिय, न्यायप्रिय, पराक्रमी, निर्णायक, दानशील, विद्वान, दूरदर्शी, दंड का उचित उपयोग करने वाला, योग्य मंत्रियों से सलाह लेने वाला होना चाहिए। तो ये राजा का स्वरूप होना चाहिए। दूसरा, वेद और प्राचीन साहित्य में राजा के गुण। ऋग्वेद और अर्थवेद में राजा को धर्म का रक्षक बताया गया है। राजा को क्या बताया गया है, सत्य का पालन करने वाला, शत्रु और दुष्टों का नाश करने वाला, यज्ञ और धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दे, प्रजा की रक्षा करे और करों का न्यायपूर्ण विवरण दे। अब अथर्ववेद में राजा के गुण पर बल देते हुए कहा गया है कि राजा को धैर्यवान, उदार, साहसी और शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होना चाहिए। फिर थर्ड, इसमें क्या बोला गया है, महाभारत और रामायण में राजा के गुण क्या हैं। महाभारत के अनुसार राजा क्या होना चाहिए। भीम ने युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए राजा के अनेक गुण बताए। महाभारत में राजा के लिए कहा कि प्रजा का पालनकारी हो, दंड का न्यायपूर्ण प्रयोग करे, लोभ क्रोध से मुक्त रहे, धर्म नीति से दूर रहे, शांति मित्र धर्म का पालन करे, निर्भीक बुद्धिमान रहे, योग्य मंत्रियों और पुरोहितों की सलाह ले। या ये था हमारा महाभारत के गुण। अब रामायण में राजा के गुण क्या थे। राजा की प्रजा का पालन करे, सामाजिक न्याय करे, प्रजा की सुरक्षा करे, नैतिक और धार्मिक शासन करे, धर्म और सत्य का पालन करे। तो ये इसके अनुसार था। फिर मनुस्मृति में क्या कहते हैं, राजा के क्या गुण थे। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला हो, विनिमयी हो, सत्यवादी हो, धर्म परायण हो, आत्मसंयमी हो, साहसी हो, नीतिज्ञ हो, न्यायप्रिय हो, प्रजा के सुख में दुख में सहभागी हो, क्रोध, मद और लोभ से दूर होना चाहिए। तो राजा का जीवन सादा जीवन शैली आदर्श होना चाहिए। मनु के अनुसार राजा को प्रातःकाल उठना चाहिए, विद्वानों से परामर्श करना चाहिए, दंड उपयोग न्यायपूर्ण और समुचित करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार
अर्थशास्त्र में राजा के गुण क्या थे? कौटिल्य के अनुसार राजा के मुख्य गुण थे आत्मनियंत्रण होना, विद्या और शिक्षा होना। उसमें राज्य में क्या है? वेद, राजनीति, अर्थशास्त्र, सैन्य कला, न्यायशास्त्र से वो उसमें सभी के ज्ञान होनी चाहिए, परिश्रमशीलता होनी चाहिए। तो राजा को हमेशा सक्रिय रहे। कौटिल्य कहते हैं कि राजा को दिन रात 6 भागों में समय विभाजित कर राज्य का संचालन करना चाहिए, न्यायप्रियता होनी चाहिए, परामर्शदक्षता होना चाहिए, प्रजा का कल्याण का भाव होना चाहिए। राजा का सुख प्रजा का सुख से जुड़ा है, कौटिल्य का प्रसिद्ध विचार है। तो राजा के नैतिक, सामाजिक और प्रशासनिक गुण होने चाहिए। जैसे कि राजा के नैतिक, सामाजिक, प्रशासनिक गुण क्या है? नैतिक गुण में सत्यनिष्ठा, धर्मपालन, धर्म और उत्तम चरित्र है। सामाजिक गुण में क्या है? सभी वर्गों के समान व्यवहार हो, दुर्बलता की रक्षा हो, समाज में न्याय, शांति, सद्भावना हो, धर्म, संस्कृति, शिक्षा का संरक्षण हो। प्रशासनिक गुण क्या है? संगठन क्षमता हो, कुशलता से निर्णय लिए, योग्य अधिकारियों की नियुक्ति करे, करों का उचित वितरण करे, कानून व्यवस्था को बनाए रखे। राजा और प्रजा के संबंध के गुण की बात करें तो राजा प्रजा का पालक होता है, भय दूर करने वाला होता है। राजा के कर्तव्य है प्रजा की सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करना, न्याय का उपलब्ध कराना, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना, अपराधों में हस्तक्षेप करना। ये इसके गुण थे। इन गुणों के कारण राजा प्रजा के प्रति निष्ठावान रहती है। आधुनिक दृष्टिकोण से राजा किन गुणों का महत्व है? राजा में ये गुण होने चाहिए, आप देख लेना। ईमानदारी, पारदर्शिता, कर्तव्य निष्ठा, जवाबदेही, उत्तरदायित्व, नैतिकता, प्रशासनिक क्षमता, ये इन गुण होना चाहिए। तो ये हमने इसका आंसर कंप्लीट कर लिया है। तो ये आंसर क्या है? एज पर 20 मार्क्स के अनुसार करवाया है, जो कि 5 मार्क्स में करना है। इसको आप छोटे छोटे हेडलाइन में करोगे तो भी आपको 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा है, इसमें मत्स्य न्याय विस्तृत टिप्पणी करनी है। तो इसमें 2000 शब्द लिखे हैं, हमें करने की है 200 शब्दों पर टिप्पणी करनी है। तो मत्स्य न्याय के बारे में जानना है। प्राचीन भारतीय राजनीति में मत्स्य न्याय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह राज्य, शासन, कानून और दंड व्यवस्था की आवश्यकता को स्पष्ट करने वाला सिद्धांत है। मत्स्य का अर्थ है मछली और न्याय का अर्थ है नियम और व्यवस्था। इस प्रकार मत्स्य का, न्याय का अर्थ है बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली को खा जाना। तो राजनीति अर्थ में इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ समाज में कानून, शासन और दंड व्यवस्था का अभाव हो तथा शक्तिशाली लोग कमजोर का शोषण करने लगे। तो प्राचीन भारतीय विचारकों का मानना था कि यदि राज्य और कानून न हो तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए राज्य की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य मत्स्य न्याय को समाप्त करना और समाज में न्याय व्यवस्था को स्थापित करना था। तो अब मत्स्य न्याय का शाब्दिक अर्थ है, ये हमने ऑलरेडी इसमें कर दिया था। बलवान का निर्बलवर्ती अत्याचार, शक्तिशाली द्वारा कमजोर का शोषण, अराजकता की स्थिति, नियमों के बिना समाज में उत्पन्न अव्यवस्था। तो प्राकृतिक अवस्था में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यह व्यवस्था प्राचीन समाज में ऐसी नैतिक और राजनीतिक चिंतन के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो मत्स्य न्याय का दार्शनिक आधार क्या था? भारतीय राजनीतिक चिंतन में मत्स्य न्याय का प्रयोग यह बताने के लिए किया गया कि समाज में अनुशासन, न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड, जिसे राजशक्ति अत्यंत आवश्यक है। मनु कहते हैं कि यदि राजा ना हो, यदि राज्य और राजा ना हो ना, तो सब लोग एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। कौटिल्य ने भी सिद्धांत दिया है कि राजा बिना दंड के नहीं रह सकता, दंड ही प्रजा को नियंत्रित करती है। यहाँ दंड से अभिप्राय केवल कठोर दंड से नहीं है, अपराध को रोकने और अनुशासन बनाए रखने के लिए। मत्स्य न्याय की उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करता है, उस पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है और एक दूसरे की प्रति ईर्ष्या करता है। तो जो ताकतवर होगा वो शासन करता रहेगा। हिंसा और संघर्ष के व्यापक थे। तो ऐसे क्या हुआ? इसको खत्म करने के लिए मत्स्य न्याय की उत्पत्ति हुई। मनुस्मृति में मत्स्य न्याय क्या है? तो मनु स्पष्ट कहते हैं कि राजा इसलिए बनाया गया है कि समाज में निर्बलों की रक्षा हो, शक्तिशाली कमजोर का शोषण न करे, प्रजा सुरक्षित रहे। तो ये मनुस्मृति ने अपने न्याय में कहा है। महाभारत में मत्स्य न्याय क्या था? दंड के अभाव में अराजकता फैलती है, राज्य की भूमिका न्याय स्थापित करती है, यदि दंड न हो तो धर्म नष्ट होगा। मत्स्य न्याय में समाज निर्बलों को नष्ट कर देता है। तो भीष्म ने कहा था कि राज्य का मुख्य उद्देश्य है जिसे वह समाज में नैतिक और अधिकारों की रक्षा करता है। 6th पॉइंट में क्या है? अर्थशास्त्र में मत्स्य न्याय क्या है? कौटिल्य ने मत्स्य न्याय को राज्य की आवश्यकता का सबसे बड़ा तर्क बताया है। उनका कथन प्रसिद्ध है कि दंड के अभाव में मत्स्य न्याय होता है, बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। कौटिल्य के अनुसार दंड अपराधियों को रोकता है, दंड समाज में अनुशासन स्थापित करता है, दंड कमजोरों की रक्षा करता है, दंड राज्य व्यवस्था को स्थिर बनाता है। उनके अनुसार दंड के बिना राजा की सत्ता बेअर्थ हो जाती है। मत्स्य न्याय और दंड नीति के बारे में बात करें तो मत्स्य न्याय की रोक हेतु दंड नीति अपनाएगी। दंड नीति का उद्देश्य क्या था? अपराधों को रोकना, समाज में अनुशासन स्थापित करना, न्याय सुनिश्चित करना, दुर्बलों की रक्षा करना, समाज में संतुलन बनाए रखना। ये मत्स्य न्याय और दंड नीति का प्रमुख मुद्दा था। आर्थिक संदर्भ में मत्स्य न्याय की बात करें तो आज भी मत्स्य न्याय की अवधारणा बहुत ही प्रासंगिक है, भले ही समाज आधुनिक हो और कानून आधारित हो। आधुनिक स्थिति की बात करें, जहाँ कानून का अभाव हो वहाँ मत्स्य न्याय बढ़ता है। जैसे कि माफिया गैंग का क्षेत्र हो गया, भ्रष्टाचार, मंडी तंत्र, दंगों की स्थिति, युद्ध, गृह युद्ध इलाकों में शासन और अभाव।
आर्थिक स्थिति, आर्थिक मत्स्य न्याय क्या होता है? आर्थिक मत्स्य न्याय में पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति हो जाती है, बाजार में बड़े व्यापारियों का दबदबा हो जाता है। सामाजिक मत्स्य न्याय क्या होता है? कमजोर वर्गों पर अत्याचार होता है, जातीय शोषण होता है, लैंगिक असमानता होती है, शिक्षा और संस्थानों से वंचित समूह हो जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मत्स्य न्याय का महत्व क्या है? तो लोकतंत्र में राज्य द्वारा उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, कानून सब पर समान रूप से लागू हो, कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति कानून से ऊपर न हो, न्यायतंत्र स्वतंत्र हो, प्रशासन और जवाबदेह हो। तो ये इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है, जो कि हमने ऊपर बताया था कि राज्य कानून, न्याय, दंड व्यवस्था समाज को अराजकता से बचाने के लिए आवश्यक है। इसलिए मत्स्य प्रणाली को खत्म करने के लिए ये जरूरी है। मत्स्य न्याय को खत्म करने के लिए क्या है? इनके एक राज्य की आवश्यकता है। तो ये मत्स्य न्याय के बारे में हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था। इसी के साथ ये हमारा सोल्ड क्वेश्चन पेपर खत्म होता है, जो कि दिसंबर 2000 का हमारा सोल्ड क्वेश्चन पेपर था। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी सोल्ड क्वेश्चन पेपर और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि आपको इस BSKG 178 या किसी अदर सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की रिक्वायरमेंट है, तो हम आपके लिए वो सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आ जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और स्टडी मटेरियल भी हम उसमें प्रोवाइड कराते हैं। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।